नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आज इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज बहुत सारे मसले हैं। सबसे बड़ी बात कि आज एक बैठक तय की गई थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और बाकी सारे मामले हैं, इंक्लूडिंग पेंशन, वो भी उसमें शामिल है। और ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के लिए बैठक प्लान की गई थी। इस बैठक से रिलेटेड जानकारी आज आपको देंगे। एडवांस इंक्रीमेंट पर एक ऑर्डर है, उसकी बात करेंगे कि उसको लेकर कैसे क्लैरिफिकेशन इशू हुई है। मुख्यमंत्री की जो सेहत थी, वायरल के कारण थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन आज फिट हैं और अचानक सचिवालय पहुंच के एक बैठक की है। बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों की जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री का एक दिन का मंडी का दौरा तय हुआ है, वो कब होगा, उस दौरान क्या है। और साथ में जो हिमाचल को लेकर हवाई सेवा, जो 2 एयरपोर्ट्स की, रादर 3 की, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं में वृद्धि होने जा रही है। ये गुड न्यूज़ है और ये भी आपके साथ साझा करेंगे। ये समर सीजन के लिए है और मार्च से शुरुआत हो रही है। पूरा शेड्यूल आपको आगे बताएंगे। फिर बात करेंगे उच्च शिक्षा में हिमाचल टॉपर कैसे रेट किया गया है, किस सेगमेंट में रेट किया गया है। और यूजी एग्जाम शेड्यूल बताएंगे। पीजीटी आईपी भर्ती कैसे फंस गई है। पोस्ट कोड 980 ने क्यों शिमला चलो का अनाउंस किया है। एक साथ 2 सुसाइड आज प्रदेश में हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट के ठगी के मामले में किन्नौर पुलिस ने 3 राज्यों से अरेस्ट की है और लोगों को पकड़ के लाया है। ये केस अपने आप में समझने का है। जेल मैनुअल में राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं, बड़े संशोधन इनको कह सकते हैं। कंप्यूटर टीचर्स की सैलरी, शिमला से एक गाड़ी गई थी, अयोध्या में उसका एक्सीडेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हालांकि किसी की डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं है। नॉन बोर्ड परीक्षा शेड्यूल, मौसम की अपडेट देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बुलेटिन की आज होने वाली है वो है कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक, जिसको 7 फरवरी की डेट से नोटिफाई किया गया है। और वो नया कानून किस तरह से हिमाचल में लागू हो रहा है, इसकी 4 मुख्य धाराओं पे आज हम बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि किन कर्मियों पे ये असर होना है इसका, और किस विभाग में ये कब से लागू किया जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, हर विभाग में अलग अलग डेट इसके लागू करने की होगी। तो आज इसकी भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि इसके लागू होने के बाद जो कोर्ट में कर्मचारियों को फिर से जीत एक मिली है, लेखराम बनाम हिमाचल सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट में, वो इससे कैसे इफेक्ट होगा, आपस में इंटर रिलेशन क्या है। क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो लिख रहे हैं वो एक्चुअल स्थिति नहीं है। उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, जो कल डिसमिस हुआ है, उसमें और जो राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित करके एक्ट बनवा दिया है, उस एक्ट में आपस में इंटर रिलेशन क्या है, ये किस तरह से इफेक्ट होगा, आज इस पे विस्तार से बात करेंगे। आखिर तक आपको जुड़े रहना है ताकि इसकी इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। और एक आग्रह आप लोगों से भी, जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, एक बार इस बुलेटिन को अपने जो अकाउंट पे या किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर लें ताकि ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और जो इसके बारे में जानकारी है वो भी शेयर हो सके। देखिए, जहां तक बात है मौसम की, तो मौसम अभी आगे 15 तारीख से लेकर ठीक है, 16 को फिर एक थोड़ा सा बीच में बारिश बताई जा रही है, उसके बाद 17 से दोबारा से साफ होने वाला है। तो मौसम में कोई ऐसा आगे नहीं है अब कि कोई इस तरह की वार्निंग अभी हो। लेकिन बाकी मामलों में जो बारिश का कमी है पूरे प्रदेश में अभी, वो एज इट इज चली हुई है। जहां तक बात समर स्कूलों में एग्जाम को लेकर है, तो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। एक शेड्यूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है और इस शेड्यूल के मुताबिक जो अभी जो परीक्षाएं हैं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में, नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए मूल्यांकन परीक्षाएं, असेसमेंट एग्जाम इनको कहते हैं, और ये जो है मार्च के महीने में होगी, ऐसा इस शेड्यूल में कहा गया है। समग्र शिक्षा ने इसकी डेटशीट जारी कर दी है। पहली, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की ये परीक्षाएं हैं और इन परीक्षाओं के बाद फिर जो मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक ये होगी। हालांकि अगली बार से इस सेटअप में बदलाव किया जा सकता है और ये विस्तृत शेड्यूल, इसका जो परीक्षा है उसका विस्तृत शेड्यूल आप कल दिव्य हिमाचल में देख सकते हैं, ताकि
इसकी जानकारी स्कूलों और बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों तक हो जाए। अगली बात जो है वो अयोध्या में एक हादसे को लेकर है। इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट है क्योंकि शिमला से ये टेम्पो ट्रैवल लेकर लोग गए थे गाड़ी में, और अयोध्या में इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये ट्रैवलर सुल्तानपुर के गोसाईगंज के पास हादसे की शिकार हुई है। 12 लोग इसमें सवार थे, 15 लोग घायल हुए हैं। हालांकि शिमला के एसपी ने कहा है कि इसमें जो ये एक गड्ढे में गिर गई थी पलट के, और इसमें घायल हुए हैं लोग, और उसके बाद घायलों को जो मदद वहाँ हो सकती थी वो बचा लिया गया है। सारी मदद इनको मिल गई है और अभी कोई ऐसा नहीं है जो खतरे में कोई पेशेंट हो, लेकिन हादसा ज़रूर हुआ है। अगली बात करें इसके बाद तो वो कंप्यूटर टीचर्स की सैलरी को लेकर है। देखिए, कंप्यूटर टीचर्स के आज 2 अपडेट हैं। एक अपडेट वो है जो भर्तियों को लेकर है, उसकी बात हम आगे करेंगे क्योंकि वो कैबिनेट में मामला गया था, और कैबिनेट में मामला जाने के बाद लोक सेवा आयोग को पहले चिट्ठी भेजी गई थी, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन होनी थी, वो नोटिफिकेशन हुई नहीं और ये मामला वैसे ही अटक गया। लेकिन एक चीज़ जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है वो है सैलरी को लेकर। सरकारी स्कूलों में तैनात कंप्यूटर टीचर पिछले 1.5 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक इनको वेतन मिला नहीं है। और जो वेतन के लिए शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने HPSC DC को दे दिया है, HPDC कह रहा है कि 2-3 दिनों में हो जाएगा, और 2-3 दिन करते आज 11 दिन चली गई, अभी तक इनको वेतन नहीं मिला। ये जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा गया था। साथ में अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 का बढ़ा हुआ वेतन भी इन्हें नहीं मिला है, जो CM अनाउंसमेंट थी, ऐसा भी इनका कहना है। तो अभी इसमें एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जब तक HPSC DC से कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम इसमें आपको आगे नहीं बता पाएंगे। जहाँ तक बात इसके बाद अगले मैटर की है, तो जो अगला मामला है वो है जेल मैनुअल में होने वाले बदलाव का। और जेल मैनुअल का जो ये बदलाव है ये लंबे समय बाद हुआ है। 2021 में ये बना था, 2025 में अब मैनुअल बदला गया है और इसमें कोई नए बदलाव किए गए हैं। जहां तक मेजर बदलाव है वो है हैबिचुअल ऑफेंडर की नोटिफिकेशन में, क्योंकि जेल में जब कैदी आता है तो कई बार जो दूसरी बार टर्म होता है, कई बार तीसरी बार टर्म होता है, क्योंकि क्राइम की इंटेंसिटी कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, तो फिर उस ढंग से चीज़ें चलती हैं। लेकिन कैदी को हैबिचुअल ऑफेंडर कब माना जाएगा, इसकी डेफिनेशन में परिवर्तन हुआ है। इसमें यह कहा गया है, अ पर्सन हु ड्यूरिंग एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years हैज बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 occasions, 5 साल में जिसको 2 बार सजा घोषित की गई या सजा दी गई, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा। और इस डेफिनेशन में जेल के अंदर बिताया गया टाइम माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो है हैबिचुअल ऑफेंडर का। लेकिन इसमें जो पैरा 5.65 था, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कुछ प्रावधानों में पुराने रूल्स में थी, उसको हटाया गया है। देखिए, इसमें क्लैरिफिकेशन ये की गई है कि जो कोई भी काम भेदभाव सर्विस जेल के अंदर कास्ट के हिसाब से नहीं दी जाएगी। एक बदलाव किया गया है पैरा नंबर 26.69 में, जिसमें यह कहा गया है कि जो if there is no female of suitable caste for conservancy work, paid sweeper shall be taken। मतलब पहले ऐसा था कि किसी कास्ट विशेष की जो कैदी होती थी उनको स्वीपर का काम देते थे, तो अब ये डिलीट कर दिया गया है। मतलब किसी को भी दिया जा सकता है, किसी कास्ट के आधार पे नहीं। इसी तरह से जो इसमें आगे एक कॉलम है रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, उसका कॉलम नंबर 5 है, जिसमें यह लिखा गया था, यदि क्रिश्चियन कैदी है तो डिनोमिनेशन लिखनी होगी, यदि मोहम्मदन कैदी है तो सेक्ट लिखना होगा, और अगर हिंदू कैदी है तो उसमें कास्ट लिखनी होगी। तो इन सारे प्रावधानों को डिलीट कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव जो है वो जेल मैनुअल में हुआ है। इसके बाद अगली बात करते हैं, और अगला जो विषय है वो है डिजिटल अरेस्ट में किन्नौर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी का। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक नया फिनोमिना है। जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट लोग हैं वो साइबर क्राइम के ठग हैं, रादर एक्सपर्ट क्या, एक्सपर्ट ठग भी हो सकता है। और ये लोग जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, मतलब वीडियो पे व्यक्ति को बिठा देंगे, सामने वाला जो फोन करेगा वो वर्दी में होगा, उसको स्टार लगे होंगे, हालांकि ये डिफरेंट लोकेशन से करेंगे, और ये कहेंगे कि अब आप डिजिटल अरेस्ट पे हैं, अगर आप घर से बाहर निकले हिले तो आपको गोली मार दी जाएगी। कई बार लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा दे देते हैं। किन्नौर में एक ऐसा ही मामला है, रिब्बा के एक व्यक्ति से ठगे थे 17,50,000। इसके बाद किन्नौर पुलिस ने एक्शन किया
और 3 राज्यों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तारी हुई है, देखिए, ये पूरा मामला 21 नवंबर को मुरंग थाने में दर्ज किया गया। हैदराबाद से 4 आरोपी रवि कुमार, सुदर्शन, मोहम्मद नवाज और रेवती को गिरफ्तार किया। बिहार से इनकी निशानदेही पर शिंदू कुमार मिश्रा और आनंद को पकड़ा और इनके गिरोह का सरगना निकला गुजरात में मेहुल ठाकुर उर्फ जिमी और जोगनेश वसहानी उर्फ रॉक। इनको पकड़ा। इनसे जो रिकवरी है वो 6,40,000 की बैंक में हुई, 5 लाख फ्रीज किए गए, टोटल 11,50,000 की रिकवरी हो गई है। अभी तक सिर्फ 6 लाख बचे हैं और ये अपने आप में किन्नौर पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इनको तारीफ भी मिलनी चाहिए इस काम की, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो ये डिजिटल अरेस्ट है उसकी ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये केस बताता है कि हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का आपके साथ कोई मामला होता है तो सबसे पहले साइबर क्राइम में इसकी सूचना दें। अगली बात करेंगे इसके बाद। अब जो एक साथ 2 सुसाइड आज प्रदेश में हुए हैं। पहली बात करते हैं चंबा की एक युवती की। ये घटना सलूनी क्षेत्र की है। प्रिया देवी इसका नाम था, कुलाई गांव की रहने वाली थी और इसने घर में ही पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। घर में कोई और था नहीं और उसके बाद जब उसका घर में भाई लौटा तो उसने देखा। उसके बाद जो है वो किहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। दूसरा मामला शिमला में है। 54 वर्षीय व्यक्ति हैं। ये जनोल डाकघर रौड़ी शिमला के रहने वाले हैं। नाम कृष्ण लाल है और इन्होंने घर से दूर जो एक पेड़ था उसके साथ लटक के अपनी जान दी और इनका भी जो आईजीएमसी में पोस्टमार्टम किया गया है उसके बाद और अभी भी यहाँ भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो ये 2 मामले एक साथ हुए हैं, इसीलिए ये दोनों हमने आपको एक साथ बता दिए। अगली बात है जो पोस्ट कोड 980 का शिमला चलो कैंपेन है। देखिए, इन्होंने क्योंकि ये लोग कुछ रोज पहले आए थे, कैबिनेट की बैठक परसों है, कल छुट्टी है, परसों कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक से पहले जब ये मिलने आए थे तो मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया था। ये मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने हमें बताया था उस वक्त, क्योंकि दूसरी तरफ से ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है। लेकिन इनको ये आश्वासन दिया गया था कि जो कैबिनेट की बैठक आने वाली है इसमें इनका मामला लग रहा है। अब ये लोग आज दोबारा से इन्होंने आज कहा है कि वो कल शिमला पहुंच रहे हैं और मैटर सॉल्व करवाने के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मामला सॉल्व हो जाएगा और कल कैबिनेट में जाएगा। और जिस तरह से 817, 903, 939 का रिजल्ट निकला उसी तरह से 980 का भी रिजल्ट निकाला जाए, ऐसा इनकी डिमांड है। हालांकि अभी तक जो पर्सनल से हमने पता किया था उसमें अभी तक भी ये मामला नहीं बना है, कैबिनेट नोट इसका नहीं बना था और उसकी एक वजह ये थी कि जो सेक्रेटरी पर्सनल थी वो टूर पर बाहर थी और आज ही वो शिमला लौटी हैं। उसके बाद परसों के लिए कितनी जल्दी ये नोट बनता है इसमें, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से परमिशन पहले होती है एजेंडा बनाने से पहले और फिर चीफ सेक्रेटरी से होते हुए कैबिनेट नोट अलग से बन के जाता है, तो फिर वो परसों पता चलेगा। तो ये 2 मामले एक साथ हैं। अब ये क्या होता है उसका इंतजार तो करना पड़ेगा और पता भी कैबिनेट के दिन लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये कल लोग ये शिमला आ रहे हैं। अब बात करते हैं पीजीटी आईपी की भर्ती को लेकर, जिसमें बहुत सारे वर्षों से पहला हाई कोर्ट में मामला लटका रहा और जब डिसीजन की बारी आई तो डिसीजन की बारी में और देरी हो रही है। अब डिसीजन तो कोर्ट से हो गया, लेकिन सरकार के डिसीजन की भर्ती कब करनी है। देखिए, जब कोर्ट से ये हो गया जिसमें 5 साल के एक्सपीरियंस की शर्त जो लगाई गई थी उसको अपहोल्ड किया है हिमाचल हाई कोर्ट ने और उसके बाद दोबारा से भर्ती इसमें होनी थी क्योंकि प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उस प्रक्रिया को रोक के नए सिरे से रिक्वेजिशन जानी थी। कैबिनेट ने 986 पदों को भरने की अनुमति दे दी। वो मामला चला गया पब्लिक सर्विस कमीशन में। बाद में ये कंफर्म हुआ कि जो हायर एजुकेशन से कुछ और प्रपोजल आया कि कुछ पोस्टों को उसमें से काट दिया गया। जब वो पोस्टें काट दी गई तो एक बात और सामने आई कि फिर जो लोक सेवा आयोग में रिक्वेजिशन भेजी गई थी उसको रोक लिया गया, एक तरह से होल्ड कर लिया गया। तो अभी तक वहाँ कोई भी अपडेट इस मामले में नहीं है। तो जब वहां अपडेट नहीं है तो उसके बाद फिर क्या उसमें होगा वो तो इंतजार अभी करना पड़ेगा।
लेकिन ये जो 986 पद हैं इनकी भर्ती को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक संघ ने अब ये कहा है कि जो इनके अध्यक्ष हैं पीयूष सेवल, इन्होंने कहा कि हमने हर स्तर पे अपनी बात रखी और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, इसको जल्दी सरकार करे क्योंकि बहुत डिले इसमें हो गया है और ये डिले किसी के हित में नहीं है, ये इनका कहना है। अब आगे जो अपडेट आएगी उसको हम आपको उसकी जानकारी अलग से देंगे। अब बात करते हैं अगली अपडेट की, और ये है मामला यूजी एग्जाम के शेड्यूल का। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं और जो शास्त्री है कोर्स, उसको लेकर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। और पहले ये 10 फरवरी थी, अब इसको बढ़ा दिया। जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो 15 फरवरी तक भर सकते हैं। ये सिर्फ सूचना है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस एग्जाम में अपीयर होना है। अगली बात करेंगे उच्च शिक्षा में हिमाचल टॉपर कैसे हुआ है, और ये जो फिगर है ये कैसे सामने आया है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है उच्च शिक्षा संस्थानों में ज़्यादा दाखिलों वाले राज्यों की, और ये रिपोर्ट जो है सकल नामांकन अनुपात मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के हिसाब से बनी है, और इसमें हिमाचल को तारीफ मिली है। भारत सरकार की रिपोर्ट है ये, नीति आयोग ने जारी जो की है, और इसमें अच्छी बात यह है कि जेंडर रेशो में हिमाचल टॉपर है। एनरोलमेंट में उस तरह से टॉपर नहीं है कि सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है। सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट अगर हायर एजुकेशन में देखें तो हिमाचल में कम है ज़्यादा होने के बजाय, और जो बाकी मामले हैं जैसे जेंडर रेशो में हिमाचल की एनरोलमेंट ज़्यादा है, ये फ़र्क है सिर्फ इसमें। अगर हम जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें देखें तो जो हिमाचल प्रदेश में मेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 1.47 है और फीमेल 1.73 है। जम्मू कश्मीर में मेल 1.93 है और फीमेल 2.07 है। तो ये दो राज्य टॉप कर रहे हैं। हालांकि जो ओवरऑल एनरोलमेंट है वो हिमाचल की 3.20 है और जम्मू कश्मीर की 4.0 है। ये डिफरेंस दोनों में है। लेकिन जेंडर के हिसाब से अगर देखें तो लड़कियों का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में ज़्यादा है। हालांकि हिमाचल को अब भी स्कूलिंग के बाद हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है और उसमें अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है। अगली बात करते हैं हवाई सेवा के गुड न्यूज़ की। देखिए, हिमाचल के 3 हवाई अड्डों गग्गल, कांगड़ा का, शिमला का जुब्बड़हट्टी और कुल्लू का भुंतर, तीनों में ही अलायंस एयर की सुविधाएं समर सीजन में मार्च से बढ़ने वाली हैं। प्रेजेंटली एक फ्लाइट चलती है अभी और वो शिमला से धर्मशाला की है और शिमला से अमृतसर की है। यही दिल्ली भी जाती है। लेकिन अब 2 एयरक्राफ्ट जो ATR 42 हैं वो चलेंगे और शिमला से भी 2 फ्लाइट्स होंगी। एक राउंड होगी शिमला से धर्मशाला दिल्ली, शिमला से धर्मशाला, धर्मशाला शिमला दिल्ली, और एक होगी दिल्ली धर्मशाला शिमला, धर्मशाला दिल्ली, मतलब दिल्ली से धर्मशाला होते हुए शिमला और दिल्ली से शिमला होते हुए धर्मशाला। ये 2 अलग अलग ATR चलेंगे और हफ्ते में एक दिन मतलब 3 दिन के लिए हफ्ते में ये, क्योंकि गैप्स में होंगी तो हफ्ते में 3 दिन के लिए अमृतसर की सेवा अलग से होगी और हफ्ते में ही कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली शिमला के बीच में अलग से होगी। ये 4 तरह की सेवाएं अब मिलने वाली हैं। तो अब हवाई सेवाओं की तरफ को फोकस आने वाले दिनों में बढ़ेगा। ये शेड्यूल कब से चलेगा और कब तक चलेगा? वैसे तो 30 मार्च से 25 अक्टूबर तक का शेड्यूल ये समर का अभी तक अनाउंस हुआ है। और ये शेड्यूल कब से ऑपरेट होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड होंगी, किन किन दिनों को चलेगा, ये आप कल दिव्य हिमाचल में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी तक के लिए जो डिसाइड हुआ है उसमें ये भी संभव है कि हवाई किराए में भी और कमी इसमें की जाए। अभी जो कमी है ऑलरेडी इस सीज़न के लिए फरवरी महीने के लिए भी जो किराए कम किए गए थे, लेकिन अब और कमी इसमें और की जा सकती है। अगली बात करेंगे, मंडी का दौरा सीएम का तय हो गया है और सीएम फिट भी हो गए हैं। देखिए, वायरल था, 2 दिन उसमें लग गए क्योंकि डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सचिवालय आ गए और एक बैठक भी की।
जो बैठक की है वो HPKVN की मीटिंग थी और इसमें कौशल विकास से रोजगार बढ़ाने को दिशा में मुख्यमंत्री ने कदम बढ़ाने को कहा है। 1 जनवरी 2023 से अब तक 38,713 युवाओं को HPKVN ने जो अपनी परियोजनाओं योजनाओं में नामांकित किया है और इनमें से 38,572 को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। 8630 प्रशिक्षुओं की आगे प्लेसमेंट भी हो गई है, ये तो इनका कहना था। लेकिन सीएम ने निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा इस बैठक में की है और ये बैठक सचिवालय में हुई, तो सीएम इसके लिए सचिवालय आ गए थे और वहां पर ये बैठक हुई। अब कल छुट्टी है, परसों कैबिनेट है और 13 तारीख को कैबिनेट है। 14 तारीख को मुख्यमंत्री जाएंगे मंडी जिला के दौरे पर और ये दौरा होगा पद्दर द्रंग विधानसभा क्षेत्र वाला जो भी वहां पे है। सीधा ये अन्नाडेल हेलीपैड से जाएंगे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारला के हेलीपैड में उतरेंगे। उसके बाद जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की GDC नारला में उसका उद्घाटन करेंगे। फिर सिविल हॉस्पिटल पद्दर जाएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम जो है पब्लिक मीटिंग भी वहाँ पर होंगी और उसके बाद जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस पद्दर वहाँ जाएंगे, वहाँ पर लंच होगा। फिर ये नारला हेलीपैड पे वापस आएंगे और वहाँ से वापस शिमला आ जाएंगे। ये 14 तारीख का शेड्यूल है। अब बात करते हैं जो सीनियरिटी केस में एक ट्विस्ट आया है। सीनियरिटी के केस में दो तरह के मामले अभी हमारे सामने हैं। एक वो मामला है जो ताज मोहम्मद और लेखराम की लड़ाई में लेखराम हिमाचल हाई कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन में आए थे और क्योंकि इनकी जो प्रमोशन कर दी थी DPC के बाद सिविल सप्लाई ने और ये ऑर्डर किए थे RD नजीम ने जो सेक्रेटरी हैं सिविल सप्लाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेकिन लेखराम ने उसमें यह चैलेंज किया कि वो सिर्फ प्रमोशन नहीं, क्योंकि उनको करंट डेट से प्रमोट किया था, उन्होंने कहा कि बैक डेट से प्रमोट नहीं किया और ना ही इंक्रीमेंट और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट दिए। तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन में हिमाचल हाई कोर्ट आए। जब ये हिमाचल हाई कोर्ट आए तो यहां पर पहले तो कंटेम्प्ट पिटीशन को देखते ही उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कह दिया कि जो संबंधित विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं इनको 2 लाख की निजी तौर पर कॉस्ट लगाई जाएगी अगर इन्होंने इतनी डेज के अंदर इसको कंप्लाई नहीं किया। उसके बाद एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के वकीलों की टीम ने कंटेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 तरह के ऑर्डर ऐसे हैं जिनको इन्होंने कोर्ट भी किया था उस अपने रिप्लाई में और वो जजमेंट में भी रिफ्लेक्ट हुए थे कि अगर बहुत साल पीछे से सीनियरिटी को बदलना पड़ रहा है तो वो बदलना जरूरी नहीं है, आप करंट डेट से भी काम चला सकते हैं अगर उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये कोर्ट किया, लेकिन उस तर्क के देने के बाद कोर्ट ने 2 लाख की कॉस्ट लगाने वाली जो चेतावनी थी वो तो ऑर्डर से हटा दी, लेकिन ये कहा कि हम ऑर्डर में कोई चेंज नहीं चाहते और आप इसको जैसा ऑर्डर पहले सुनाया गया है उसको जो लागू करो। जो वरिष्ठता की मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्त होते ही डे 1 से सीनियरिटी दो, इंक्रीमेंट भी दो और आगे जो जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट परिणामी लाभ उसके मिलते हैं वो सारे इन कर्मचारियों को दिए जाएं, इसको आप लागू करो। जब ये फैसला कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दे दिया तो ये दोबारा से जो तर्क दिया गया था हिमाचल हाई कोर्ट में उसी की लाइट में हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपनी पिटीशन और ये कहा कि अगर पिछली डेट से सीनियरिटी को करेंगे तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी, सीनियर जूनियर हो जाएंगे, जूनियर सीनियर हो जाएंगे और यह सरकार की वर्किंग के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल उसमें राज्य सरकार का तर्क सुने बिना उसको डिसमिस कर दिया कि यह मामला पहले भी फाइनलिटी ले चुका है, अब फिर से आ गया और उसको जो सरकार की बात है उसमें नहीं सुनी गई और उसके बाद उस केस को वहां डिसमिस कर दिया गया। मतलब राज्य सरकार एक बार फिर उसको डिफेंड वहां नहीं कर पाई। अब यह है मामला कि इधर 7 फरवरी को जो एक एक्ट जो है जो हम आगे बात करेंगे उस पे आज विस्तार से बात करेंगे ताकि इसका एक्चुअल असर किस पे है और कब से ये लागू होगा, किस तरह से लागू होगा वो हम क्लियर आज कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये हार गए तो उसके बाद आज 11 तारीख को ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव ने एक बैठक रखवाई हुई थी जिसमें सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और पेंशन ये तीनों चीजें कनेक्टेड थी। मतलब पहले तो लेखराम वाला था, फिर शीला देवी आयुर्वेद वाला था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस काउंट करके पेंशन देने की बात थी और वो पेंशन बहुत से विभागों में ऑलरेडी मिल भी चुकी है।
सेम उसी तरह से जैसे जो सीनियरिटी का बेनिफिट है वो एजुकेशन समेत कुछ विभागों में लागू हो चुका है, जिनको पैसे मिल चुके हैं, उनके लिए जो कर्मचारियों का बिल पारित हुआ है उसमें क्या प्रावधान है वो भी फिर आज बात करेंगे। अब आज जो बैठक रखी गई थी मुख्यमंत्री की वो सुबह 11 बजे के शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय 2 बजे की बैठक के लिए आए थे। मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन होगा क्योंकि तबीयत आज ठीक नहीं थी, और जो आफ्टरनून में क्योंकि उन्होंने सुबह फोन करके बोला था कि मैं 2 बजे ये वाली बैठक कर लूंगा, लेकिन 11 बजे वाली बाद में रखते हैं, तो अब बाद में होगी, आज उसको स्थगित कर दिया गया था, तो ये बैठक हुई नहीं। अब सरकार के सामने सिचुएशन क्या है वो फिर आगे बात करेंगे कर्मचारी के बिल को लेकर, लेकिन जो केस है लेखराम वाला उसकी अपडेट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जो इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट पर एक ऑर्डर है। देखिए यूजीसी ने एक क्लैरिफिकेशन की है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज में जो एडवांस इंक्रीमेंट का देने का एक प्रोविजन है उसको लेकर, और ये बेसिकली इसेंशियली एड्रेस की गई है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार को, लेकिन ये उन यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमेटिकली लागू होगी जहां पर यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार जो स्केल या फिर जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ये क्लैरिफिकेशन दी गई है, इस क्लैरिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो अभी तक हमारे सामने मामले हैं उसमें जो शैक्षणिक और अन्य अकादमिक स्टाफ को प्रवेश स्तर पर अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु स्पष्टीकरण, इन्होंने ये कहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द यूनिवर्सिटी मे फॉलो द पॉइंट नंबर 8 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर wherein it has clearly been described the increment structure is built in the pay structure itself, wherein those having MPhil and PhD degree will progress faster under CAS। तो इन्होंने ये कहा है कि जब CAS ऑलरेडी लागू है तो इसके लागू होते हुए अलग से एडवांस इंक्रीमेंट देना ठीक नहीं है, और इसीलिए जो एडवांस इंक्रीमेंट का प्रोविज़न है उसको ना लागू किया जाए ताकि ऑडिट ऑब्जेक्शन कोई स्ट्राइक ना करे और किसी भी जगह ऑडिट का कोई ऑब्जेक्शन ना हो और यूनिवर्सिटी को बाद में उसकी कोई दिक्कत ना आए। तो अब यूनिवर्सिटीज़ में एडवांस इंक्रीमेंट की कोई प्रोसेस उस तरह का नहीं होगा, ये लगभग मामला क्लियर हो गया है। इसके बाद अब आज की जो प्रमुख खबर है आज वो बात करते हैं, और ये पूरा मामला है कर्मचारियों का जो विधेयक है उससे रिलेटेड, और कर्मचारियों के विधेयक जो पारित हुआ है उसके असर को लेकर। एडवांस इंक्रीमेंट की बात के बाद भर्तियों का नया कानून और इसका कर्मियों पर असर क्या है, इन दो चीज़ों पर अब बात करेंगे। देखिए राज्य सरकार ने 7 फरवरी को नोटिफाई किया इस कानून को, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024। इससे पहले ये इस तरह का कानून बना नहीं था, इसीलिए हम इसको अमेंडमेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर ने इसको 7 फरवरी 2025 को अनुमोदित किया और अब इसको नोटिफाई किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो सेवा शर्तों वाला प्रोविजन और सेवा शर्तों वाला जो राज्य सरकार के अधिकार होते हैं उन अधिकारों के तहत इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको समझने की हैं कि कैसे ये कानून बैक डेट से लागू हो रहा है, और जो इन बिटवीन राज्य सरकार ने, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन कर रखी हैं, चाहे वो पे कमीशन की वजह से हो चाहे कोर्ट केसेस की वजह से हो, उन पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, ये 2-3 चीजें समझने की हैं। पहली बात तो ये कि इसमें यह कहा गया है कि जो भर्ती और पदोन्नति नियमों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं, वो अनुच्छेद 309 में नोटिफाई हो गया था पहले, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 12 दिसंबर 2003 की। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवा शर्तें पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित करार के अनुसार चलती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने एमओयू साइन किए हुए हैं उन एमओयू से ये गवर्न होते हैं, ये एक्ट ये कह रहा है। इसीलिए अतः सरकारी कर्मचारियों को लागू विभिन्न सेवा नियम उन्हें लागू नहीं होते और इस कानून के बाद लागू नहीं होंगे, ये दूसरी बात है। फिर क्या है कि जो कब से ये लागू होगा, ये एक
वो है। अब ये है कि जो इसका एक्ट का जो धारा नंबर 6 है उसको भी समझने की ज़रूरत है। राज्य में यथा लागू विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमों के अधीन उपलब्ध सेवा प्रसुविधा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम और अन्य जो नियम है उसके तहत वरिष्ठता वेतन वृद्धि पदोन्नति आदि केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर ही लागू होगी। ये एक प्रावधान है धारा नंबर 6 में। इसी का पॉइंट नंबर 2 है कि जो सरकारी विभाग में कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पर तो वह जो वरिष्ठता वेतन वृद्धि पदोन्नति का हकदार नहीं होगा। यह भी क्लियर कर दिया है। फिर इसमें एक और प्रावधान है कि परंतु यह और ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के पश्चात नियमित की गई हैं वे भी वैसे ही नियमितकरण की तारीख से सेवा सुविधाओं के लिए हकदार होंगे जैसे कि उनकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमित की गई हों, उन पर भी ये लागू होगा। फिर आगे है परंतु यह कि ऐसे व्यक्तियों को नियमित सेवा के सिवाय, मतलब ऐसे व्यक्तियों को जिनको रेगुलर सर्विस के अलावा कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बदले दिए गए अन्य सेवा सुविधाएं वापस लिए गए समझे जाएंगे। मतलब जिनको किसी भी नोटिफिकेशन के तहत इन बिटवीन की कोई सुविधा दी गई हो उसको विड्रॉ समझा जाएगा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब इसका इफेक्ट आगे क्या आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यह है कि नियमों में स्तंभ 10 ये इसका सेक्शन 10 वो है जो कॉलम नंबर 10 ऐड किया गया था 12 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन के जरिए, जिसमें यह कहा गया है कि यह भर्ती नियमों में कॉलम नंबर 10 ऐड करना है जिसमें यह लिखा जाएगा बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो 3 शब्द इसमें लिख दिए गए थे, इन 3 शब्दों के कारण राज्य सरकार का यह कहना है कि कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया जा सका, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने एमओयू साइन किया हुआ था कि वो इस अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि आरएंडपी रूल्स में कॉलम नंबर 10 ऐड हो गया था 12 दिसंबर 2003 को, तो उस वजह से हम केस हारे और अब इसको करेक्ट किया गया है, ये व्यवस्था इसमें है। लेकिन जो कॉलम नंबर 10 है ये धारा नंबर 8 में ऐड किया गया है रूल्स में, जिसमें यह कहा गया है कि 12 दिसंबर 2003 को और से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के अंत में किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या ऑर्डर, विधि, नियम, नोटिफिकेशन, ऑर्डर आदि में किसी भी बात के होते हुए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के स्तंभ संख्या 10 में संविदा आधार पर और ऐसे समरूप का जो वही अर्थ है को पर नियमितीकरण के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा ताकि कोई इफेक्ट पिछली नोटिफिकेशन, ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, डिक्री का ना रहे। तो ये दूसरी बात है जो क्लैरिटी के साथ आपको हो जानी चाहिए। जहां तक इसका धारा नंबर 12 है उसमें यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए समस्त नियम और अधिसूचित नोटिफिकेशन जो इस अधिनियम के उपबंधों के अंगेस्ट है का इसमें निरसन किया जाता है, मतलब उनको नल एंड वॉइड किया जाता है। तो ये इस कर्मचारियों का जो संबंधित बिल है इसके इफेक्ट हैं। और अब जब कोर्ट में दूसरी नोटिफिकेशन, कोर्ट में जो दूसरी पिटीशन है वो खारिज हो गई है, तो अब राज्य सरकार के पास इसी बिल का, इसी एक्ट का डिफेंस अब बचा है। और अब जब बैठक होगी जो एजुकेशन की तरफ से भी बुलाई गई है, उस बैठक का जो इफेक्ट है उसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अब सरकार को इसी एक्ट का डिफेंस जो है वो कोर्ट में लेना है, क्योंकि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो बहुत ह्यूज बन रही है और उसके भुगतान की क्षमता अब है भी नहीं, क्योंकि जब सिचुएशन कुछ और तरह की हो तो इस तरह के एरियर और बाकी, अभी देखिए पे कमीशन का ही एरियर पेंडिंग है,
तो इस तरह के मामलों में भुगतान की जो सवाल है वो बनता नहीं, और इसी से बचने के लिए ये सारे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाला रास्ता उसमें नहीं है, अब अगर कोई कंटेम्प्ट पिटीशन होती है, क्योंकि डेफिनेटली कर्मचारी उस पिटीशन में जाएंगे, जब कर्मचारी वहां जाएंगे तो राज्य सरकार के अफसर इस नए कानून को वहां बताएंगे कि विधायिका ने इस तरह का, सरकार ने कानून पास कर रखा है, और फिर उस कानून पर बहस होगी बजाय कि जो मेन टॉपिक है उस पर। और फिर अगर सरकार उसको डिफेंड कर पाई तो ये एक पक्ष है, डिफेंड यहां नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट में फिर दूसरा पक्ष है। लेकिन ये मामला फिर हो जाएगा कि विधायिका के अधिकार क्या हैं, एग्जीक्यूटिव्स के क्या हैं, और सरकार क्या कोई कानून पारित कर सकती है इस तरह का जिसको बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाता है। तो ये भी एक टेस्टिंग है लीगली, और ये टेस्टिंग आगे कोर्ट में अब चीज़ें चलेंगी, लीगल स्क्रूटनी में चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने अधिकार को एक्सरसाइज किया है और कर्मचारी कोर्ट में जाके अपने अधिकार का एक्सरसाइज करेंगे। तो ये चीज़ें उस तरह से चलती रहेंगी। तो ये आज की कुछ प्रमुख जो मामले थे जो हमने आपके साथ बात की। जहाँ तक बात आपके कमेंट्स की हैं तो उसमें करुणामूलक वाला जो मामला है वो अभी कैबिनेट सब कमेटी और मुख्यमंत्री के बीच है। बीच में जो करुणामूलक भर्ती अधिकारी देखते हैं उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग गई थी दिल्ली के चुनाव में, तो वो यहाँ थे नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि अगली कैबिनेट की बैठक में ये होगा। और वैसे भी जब बजट नज़दीक आता है तो पॉलिसी डिसीजन को बजट के माध्यम से लिया जाता है। तो एक दूसरी बात उसमें वो है। जहाँ तक सीनियरिटी फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की, ये सुरेंद्र चौधरी एक लिख रहे हैं, तो वो तो कहानी मैंने आपको बताई थी कि कोर्ट में क्या हुआ, सरकार क्या रास्ता ले रही है, वो सारी चीज़ें हो ही गई हैं। देशराज कह रहे हैं राजस्व विभाग में पटवार घरों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को 6 महीने से सरकार ने मानदेय नहीं दिया है, कृपया इसके बारे में कुछ करें। ज़रूर आपने बात की है, इसको चेक करते हैं और इसमें क्या चीज़ें और की जा सकती हैं उसको हम ऐड करेंगे। पीटी टू डीपी प्रमोशन की बात है, ये जब यश शर्मा का सवाल है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नए सेशन का ही, बीच में ये होने नहीं वाला। और जब सेशन नया होगा उसके दौरान ही मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चलेंगी आगे। रैशनलाइजेशन को लेकर प्रक्रिया चल रही है और ये रैशनलाइजेशन पहले होगी, ट्रांसफ़र बैन बाद में हटेगा। तो ये अभी तक इसी तरह से इसमें चीज़ें हैं। विनोद ठाकुर कह रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बनता। बिल्कुल, चलिए, आपका पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है, दोनों चीज़ें जब कोर्ट में कहीं लीगल स्क्रूटनी में जाएंगी तो पता चलेगा। जहां अभिषेक चौहान कह रहे हैं कि आईपीएस के बेटे को 6 महीने के अंदर नौकरी दे दी करुणामूलक पर, और बाकी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आप करुणामूलक वाला जो मामला है लंबे समय से चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि इस मामले में कोई ना कोई अपडेट चल ही रही है सरकार में, 2-3 बार बैठकें भी हो गई। हायर ग्रेड पे की बात अश्विनी ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी अपडेट ताज़ा नहीं है, ना होने वाला लग रहा है। महेंद्र शर्मा पोस्ट कोड 980 की बात कर रहे हैं, वो हमने आपको बता ही दिया। तो ये मामले आज के जो कुछ कमेंट्स में भी थे वो भी हमने आपको बताया। आपके पास भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ही करें, ताकि हम उसको देख के उसका रिप्लाई आपके लिए ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।